तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह के नॉर्दर्न टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीमन मैजिक सील होती है। उस डीमन मैजिक सील के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर सुमेरो को कैद किया गया होता है। क्योंकि जो डीमन मैजिक सील है इसका मतलब यह है कि ये डीमंस के एरिया में आता है, तो वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि इस सील को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ बड़े बड़े स्टैचूज भी होते हैं और इन बड़े बड़े स्टैचूज के पास हमारे हीरो लिनजुई को दिखाते हैं। हमारा लिनजुई जहाँ पर इस सील को अनलॉक करने के बाद मास्टर सुमेरो को बचाने के लिए जहाँ पर आया है। तो लिनजुई सामने की तरफ देखता और कहता है तो फाइनली मैं जहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो लगता है कि वो दिन आ चुका है जब मैं जहाँ पर आगे मूव चलने वाला हूँ। और वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे वो जंप करते हुए उन सारे स्टैचूज के बीच से गुजरने लगता है तो वो जायंट स्टैचू जो कि बड़े बड़े पत्थर के स्टैचूज होते हैं, जैसे वो उनके करीब से गुजर रहा होता है उसी वक्त वो स्टैचूज मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो अपने वेपन्स को घुमाकर उनके पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और वो हमारे लिन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन सी लैंड में बिना परमिशन के आने की? तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो? हमारा लिन उनको आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो एक बड़ा सा स्टैचू अपने बड़े से वेपन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है लेकिन लिनजुई उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैसे वो उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद पीछे की तरफ बढ़ता है उसी वक्त दूसरा स्टैचू अपने बड़े से हैमर को उठाता है और उसके ऊपर तीर मारता है। लिनजुई उसके अटैक को भी ऊपर की तरफ जंप करते हुए अवॉइड कर लेता है। उसी वक्त तीसरे वाला उसके ऊपर अटैक करता है। उसके पास बड़ा सा भाला होता है लेकिन हमारा लिनजुई उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। वहाँ पर टोटल 4 बड़े जायंट के स्टैचूज होते हैं और वो चारों बड़े जायंट के स्टैचूज एक्टिवेट हो चुके हैं और वो हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो चारों एक साथ चारों तरफ से एक साथ मिलकर हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लिनजुई कहता है तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? तुम तो बस मिट्टी के बने हुए कुछ स्टैचूज हो। और वो वहीं पर खड़े होकर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए अपनी उंगली के साथ ही सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है, चारों तरफ घुमा देता है जिससे उसकी चारों तरफ जितने भी गार्ड्स होते हैं लकड़ी के मिट्टी के सारे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि लिनजुई ने जहाँ पर अपनी एनर्जी को गोल चक्कर में घुमाया होता है और उसके आसपास वो चारों स्टैचूज होते हैं तो वो चारों के चारों इसके साथ हिट होने के बाद सेंटर से कट जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। तो उन सभी स्टैचूज को मारने के बाद हमारा लिनजुई अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस डीमन मैजिक सील की तरफ वो आगे बढ़ता है और कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर अगला लाइन ऑफ डिफेंस आ चुका है। ये सारे के सारे तो कैनन फोडर्स हैं क्योंकि ये सभी लोग मरने वाले हैं। तो उसके सामने कुछ आर्मी गार्ड्स होते हैं, ये सारे कुछ स्पेशल सोल्जर्स होते हैं। उन सारे स्पेशल सोल्जर्स के साथ साथ कुछ डीमंस भी होते हैं जो कि तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स के डीमंस होते हैं और काफी पावरफुल भी लग रहे होते हैं। इनमें से एक डीमन आगे बढ़ता है और हमारे लिन से सेम वही बात कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे डीमन सी लैंड में बिना परमिशन के आने की? और वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से जाओ, जाकर इस लड़के को पकड़ लो, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो वरना इसे मार डालो। और वो सभी लोग हमारे लिनजुई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि हमारा लिनजुई फिर से वहाँ पर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मुझे तो लगा था कि ये लोग यहाँ पर किसी पावरफुल लाइन ऑफ डिफेंस को भेजेंगे लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर राम वॉइड शैडोज को भेज दिया है। ये सारे होली राम वॉइड शैडोज ये तो सभी लोग तो पावरफुल स्पिरिट्स हैं। असल में ये अपने मास्टर्स के शैडोज है और इनके मास्टर्स जितने पावरफुल होते हैं ये स्पिरिट शैडोज भी उतने ही पावरफुल होते हैं। यानी कि अपने मास्टर से इनकी पावर्स कुछ थोड़ी बहुत ही कम होंगी। इन नॉर्दर्न एरिया में ये लोग यहाँ पर इस सील को गार्ड करते हैं। तो हमारा शाह वहीं पर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है जबकि वो सारे के सारे होली शैडोज उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। और लिनजुई यहाँ पर हमें एक और बात बताता है। वो कहता है जहाँ पर इस डीमन सी के अंदर जो डीमन किंग्स है वो 7 डीमन किंग्स है और उन सभी ने मेरे पर नजर रखने के लिए लगता है कि काफी बड़ी कीमत चुकाई है। लिनजुई कहता है चाहे वो कुछ भी खा ले लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली क्योंकि काम नहीं बनेगा। और वो उठता है और उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक पाम मारने से वो सारे के सारे होली शैडोज वहीं पर डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। हमारा हीरो लिनजुई काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उन सभी शैडोज के ऊपर अटैक कर रहा होता है, एक एक करके वो आगे गुजरता जाता है और यहाँ पर बैंग 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 की आवाज आती है। यानी कि उसने आसपास जितने भी होते हैं उन सभी को मार दिया होता है। सिर्फ लास्ट के ऊपर उनका जो चीफ होता है वो बचता है। वो हमारे लिनजुई की तरफ देखकर बहुत सा घबरा रहा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा लिनजुई उसके ऊपर भी अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। वो अपनी उंगली को घुमाते हुए एनर्जी स्लैश लगाता है और उस बेचारे को भी मारकर आगे आ जाता है और हंसते हुए कहता है तो लगता है कि फाइनली मैं उस जगह के ऊपर पहुंच ही चुका हूँ। हमारा लिनजुई उस डीमन सील के सामने पहुंच जाता है। उस डीमन सील के सामने पहुंचने के बाद उसे मास्टर सुमेरो दिखाई देते हैं जो कि वहाँ पर चेंज में जकड़े होते हैं। मास्टर सुमेरो से कहते हैं कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हारा लिन उसे कहता है प्लीज मास्टर सुमेरो मुझे माफ करना, मैं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था लेकिन आज मेरी जहाँ पर अपॉइंटमेंट है आपके साथ इसलिए मैं जहाँ पर हूँ। तो मास्टर सुमेरो से कहते हैं तुम्हारी अपीयरेंस को देखकर तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो होली शैडो सील थी उसको तुमने तोड़ा है। यानी कि उन सारे के सारे शैडोज और उन बड़े स्टैचूज को तुमने हराया है क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक मोर्टल राम के कल्टीवेटर हो। मोर्टल राम के कल्टीवेटर्स इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं? मुझे बताओ कि तुम इतने पावरफुल क्यों हो? और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर को रिलीज करते हैं। मास्टर सुमेरो से कहते हैं तो चलो यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेकर देखते हैं क्या वाकई में तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो मास्टर सुमेरो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद लिनजुई से कहते हैं जरा मेरे हाथ की तरफ देखो। तो लिनजुई उसके हाथ की तरफ देख रहा था। वो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हैं। वो किसी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं और लिनजुई अपनी जगह के ऊपर से हिलता भी नहीं है। उस सारी एनर्जी के सामने वो चुपचाप खड़ा होता है और साथ ही हंसते हुए कहता है मास्टर सुमेरो आपकी ये वाली टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। इस दुनिया में बहुत ही कम
तमाम ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक्स है जो कि मेरी नजर में उतरती है, क्योंकि मैं इन टेक्निक्स को कुछ भी नहीं समझता। मैं तो इन सारी टेक्निक्स का मास्टर हूँ। तो मास्टर सुमीरो को भी यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है। मास्टर सुमीरो कहते हैं ये लड़का कोई सिंपल सा लड़का तो नहीं लगता। हालांकि इस लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल राम की कल्टीवेशन है, दिखने में भी ये बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। इस लड़के ने मेरे स्पेशल टेक्निक जिसको सनडाउन मेथड कहते हैं, इस टेक्निक को बड़ी आसानी के साथ समझ लिया। इसका मतलब यह है कि इसे ये टेक्निक पहले से पता है। तो हमारे लिंजाओ से कहते हैं बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा लिंजाओ से कहता है तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है। हमारा लिंजाओ से कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताता हूँ। और यहीं पर हमारा सीन जो होता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। तो फ्लैशबैक में चले जाने के बाद हमें ट्रैफिक सीन दिखाया जाता है और हमारा मॉडर्न सिटी दिखाया जाता है। लिंजुई कहता है मेरा नाम लिंजुई है। इस दिन मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, उसी दिन सड़क के ऊपर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मैं एग्जाम रूम में बैठा होता, और उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। क्योंकि उस दिन हमारा लिंजुई एग्जाम के लिए काफी लेट होता है। वो बड़ी तेजी के साथ साइकिल चला रहा होता है और बड़ी तेजी के साथ साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ता हुआ तो रोड को क्रॉस कर रहा होता है। हालांकि वहाँ पर रेड बत्ती होती है, लेकिन फिर भी साथ के ऊपर से एक ट्रक निकल आता है। वो ट्रक बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाता और हमारा लिंजुई उसके नीचे आ जाता है और उसी के साथ ही वहीं पर लिंजुई की मौत हो जाती है। लिंजुई कहता है मुझे इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मरने के बाद भी कोई नई जिंदगी होती है। तब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं मर चुका हूँ। उसी वक्त मैंने एक दूसरे वर्ल्ड को क्रॉस किया और मैं मॉर्टल से इमॉर्टल्स की दुनिया में चला आया। हमारा लिंजुई यहाँ पर रीइंकार्नेट होता है। लिंजुई रीइंकार्नेट होने के बाद एक घर में होता है, अपने बिस्तर के अंदर उसका बैठता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पर आ पहुंचा हूँ। मेरा तो अभी भी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है तो बताता है मैं अपनी दुनिया को पार करने के बाद एक ऐसी दुनिया में चला है जिसको हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 पावरफुल क्लैन है और इस वक्त मैं जिस क्लैन के अंदर था, यानी जहाँ पर मैं रीइंकार्नेट हुआ था, उसको वैंगजियान क्लैन कहते हैं। हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट का हिमल इमॉर्टल कल्टीवेशन क्लैन है। रीइंकार्नेट होने के बाद मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास अब किसकी बॉडी आ चुकी है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी बॉडीज के अंदर कौन सी मेमोरीज है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। लेकिन अब जबकि मैं वैंगजियान सेक्टर में था, हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट में, मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर रहना है। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं वैंगजियान सेक्टर के कुछ डिसाइपल्स के पास गया। मैंने जाकर उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन को हासिल करना चाहता हूँ, मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है, तो क्या तुम लोग मुझे अपने सेक्टर में ले लोगे। लेकिन उन सभी को मुझे देखकर ही पता चल जाता था कि मैं मॉर्टल राम का एक एक्सपर्ट हूँ। इसी वजह से वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते थे। तो ऐसे करते करते मैंने जितने भी छोटे मोटे सेक्टर से भी रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने लिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए मुझे तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना है, लेकिन हमेशा मुझे मार पड़ती थी क्योंकि मैं मॉर्टल राम का कल्टीवेटर था कि सभी लोग उसे बहुत ज्यादा लो लेवल का। इसी वजह से मुझे अपने सामने देखना भी नहीं चाहते थे। तो मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हमेशा पावरफुल वीक को बुली करते हैं। गेट के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे पीटने के बाद कहते हैं तुम एक मॉर्टल राम के कल्टीवेटर एक कचरे हो, तो हम जैसे गार्ड्स को नहीं हरा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लायक हो, यहाँ से दफा हो जाओ, सपने देखना बंद करो। तुम्हारा शाओ सेम डे के ऊपर मार खाने के बाद जब जंगल में से गुजरकर दूसरी तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो एक यंग मास्टर वहाँ पर एक लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो यंग मास्टर उस लड़की से कह रहा होता है चाहे तुम यहाँ पर कितना ही जोर जोर से क्यों न चिल्ला लो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएगा। अगर कोई आ भी जाता है तभी कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यंग मास्टर हूँ। तो हमारा लिंजुई, क्योंकि वो तो हीरो है, वो वहाँ पर पहुंच जाता है, चलाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर दिन की रोशनी में इस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम लड़की का रेप करने की। तो वो यंग मास्टर लिंजुई की तरफ देखकर काफी गुस्सा आता है और कहता है ये लड़का कहाँ से आया है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ लगता है, जिसे मेरे सामने बात करने की तमीज भी नहीं है, लगता है ये मुझे जानता नहीं है। तो इसी के साथ ही वो हमारे लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी तक हमारे लिंजुई ने मार्शल आर्ट्स के एम को भी नहीं सीखा हुआ, इसी वजह से वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। तो वो यंग मास्टर बड़ी स्पीड से उसके करीब पहुंचता है, अपना नाइफ निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। लिंजुई यहाँ पर कहता है ओह शिट, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर हीरो बनने चला था। यंग मास्टर हमारे लिंजुई की बॉडी के अंदर अपना नाइफ दंसाने की बात कहता है तुम तो यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, या फिर तुम वैंगजियान क्लैन के एक मेंबर नहीं हो। मैंने लिंजुई कहता अपनी दुनिया में मरकर यहाँ पर पहुंचा और लगता है कि अब मैं यहाँ पर भी मरने वाला हूँ। और उसी वक्त उसे फिर से वही फीलिंग आती है, क्योंकि उसे मरने के बाद दोबारा से वही सेम फीलिंग आती है। और उसके बाद जब वो उठता है तो वो दोबारा उसी जगह के ऊपर उठता है, उसी बिस्तर के ऊपर उठता है और कहता है ये क्या, मैं दोबारा से उसी जगह के ऊपर कैसे आ गया हूँ। लिंजुई कहता है असल स्टोरी ये है कि मैं मरने के बाद दोबारा से उसी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट हुआ हूँ जहाँ पर मैं पहले दिन रीइंकार्नेट हुआ। तो हमारे लिंजुई को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि वो चाहे जितनी बार भी क्यों ना मार ले, वो हमेशा मरने के बाद उसी दिन उसी जगह के ऊपर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाएगा। और अगर उसका दिन पूरा हो जाता है तो रात को 12 बजे वो दोबारा से रीइंकार्नेट होगा और उसी जगह के ऊपर दोबारा आ जाएगा और उसके बारे में जितने भी लोगों को जितनी मेमोरीज होगी वो सारी की सारी भूल जाएंगे। लिंजुई कहता है ये दुनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों की दुनिया है, यहाँ पर हमेशा कमजोरों को स्लॉटर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया, मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लिंजुई जिस जगह के ऊपर रीइंकार्नेट होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो लिंजुई कहता है हालांकि मैं हर बार मरने के बाद दोबारा इसी जगह के ऊपर रीइंकार्नेट होने वाला हूँ और दिन गुजरने के बाद मैं दोबारा सेम इसी दिन सुबह के वक्त यहीं पर रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट रे फॉर्मेशंस हैं, जिनको टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशंस हैं, जिनको यूज करके मैं दूसरी जगह के ऊपर भी जा सकता हूँ। मुझे पूरे हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट में डिफरेंट जगहों के ऊपर जाना होगा टेलीपोर्टेशन रेस को यूज करते हुए, और जहाँ से मुझे कुछ हासिल होगा वहाँ से मैं मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखूंगा, क्योंकि मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और दिन पूरा होने के बाद मैं वापस यहीं पर इसी वैंगजियान क्लैन में ही पहुंच जाऊंगा। मुझे इतना तो पता है कि हॉन्गमैंग कॉन्टिनेंट कोई छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, मुझे इसके सारे के सारे मैजिकल एरियाज को देखना है। लिंजुई जहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है वो पूरे 100,000 ईयर तक सेम
सेम एक ही दिन में वो दोबारा से रीइंकार्नेट होता रहेगा। जब उसका जो रीइंकार्नेशन वाला कर्स टूटेगा तब तक 1 लाख साल गुजरने के बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो बड़े बड़े डीमन किंग्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को चुनौती दे सकता है। फर्स्ट एपिसोड में तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमारा लिन जुई एक लड़की को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। वो लड़की वैंगजियान सेक्टर की एक सेंटर्स होती है जिसका नाम जीजी होता है। तो उसे अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि मैंने हांगमैंग कॉन्टिनेंट को घूमने का फैसला किया कि क्योंकि मैं एक ही दिन के ऊपर दोबारा से रीइंकार्नेट हो रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं टेलीपोर्टेशन अरेज को यूज करते हुए हांगमैंग कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके ऊपर जाऊंगा और वहां से तरह तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखूंगा। हमारा लिन जुई सबसे पहले एक ऐसी जगह के ऊपर जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। लिन जुई कहता है मैं ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। मैंने उन सभी लोगों के साथ बैठकर वहाँ पर गप्पे भी लगाई थी। जुई वहाँ पर पेंगुइन्स के पास बैठा होता है, आग जलाकर उनसे बातें कर रहा होता है, लेकिन वो सारे पेंगुइन्स होते हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। इसके बाद वो कहता है क्या तुमने गोस्ट टाउन के बारे में सुना है? तो गोस्ट वर्ल्ड में भी गया था जहाँ पर नदी के अंदर बहुत सारे पानी के गोस्ट थे, तो मैं उन सभी के साथ वहाँ पर तैरा भी था। तो लिन जुई आगे आगे तैर रहा होता है जबकि गोस्ट उसके पीछे लगे होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं हम लोग थक चुके हैं, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा है। लिन जुई उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग बकवास गोस्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी स्पीड के साथ मुझे पकड़ सकते हो? तुम तो मोर्टल राम के मेरे जैसे इंसान को नहीं पकड़ सकते, तुम दूसरों को क्या पकड़ोगे? लिन जुई कहता है मैं एक तीसरी होली लैंड में भी गया था प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ के लोग तो बहुत ही बुरे थे। उन लोगों ने मुझे देखते ही वहाँ से मेरा पीछा करना शुरू किया और मुझे भगा दिया क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और मैं मोर्टल राम का कल्टीवेटर था। सभी लोग मेरे पीछे डंडे लेकर पड़े हुए थे और मैं वहाँ से भाग रहा था। हमारा लिन जुई सेंटस जीजी से कहता है मेरी रीइंकार्नेशन के 10,000 साल गुजर चुके थे और 10,000 साल में मैंने हांगमैंग कॉन्टिनेंट के सारे सीक्रेट्स को जान लिया था। मुझे पता चल चुका कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट में क्या कुछ है और क्या क्या हो रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि हांगमैंग कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं। एक वैंगजियान क्लैन है, दूसरा चीजाओ पवेलियन है और तीसरा डीमन सी लैंड है। और ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग की इज्जत की जाती है और कमजोर को मार दिया जाता है, उसे बुली किया जाता है। इसी जगह के ऊपर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचते हैं और जो पावरफुल फोर्सेज हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही थी। हालांकि यहाँ पर 4 बड़ी पावरफुल ब्रांचेस थी लेकिन वो सभी के सभी लोग अपनी ब्रिलियंट की को लेकर कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड थे। लगता है कि जिसके पास ब्रिलियंट की होती है, ब्रिलियंट की को आप लोग स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी जिसके पास होती है सिर्फ और सिर्फ वही अपनी पावर्स को ज्यादा बढ़ा सकता है और सिर्फ वही मोर्टल राम से आगे जा सकता है, क्योंकि इन दुनिया में मोर्टल राम का कोई भी एक्सपर्ट नहीं था। जितना ज्यादा आपके पास ब्रिलियंट की पावर होगी उतना ज्यादा आप अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 चीजें इस्तेमाल होती है, एक तो स्पिरिचुअल सी है जो कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है और दूसरा आपका ब्रिलियंट माइंड है जिसको हम लोग यहाँ पर डिवाइन माइंड भी कहते हैं। तो इन दोनों में से एक ही चीज को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों चीजों को एक साथ इंप्रूव करते हैं, अगर आपका डिवाइन माइंड जो है वो भी पावरफुल है और साथ में आपकी स्पिरिचुअल सी के अंदर जो आपकी ब्रिलियंट की है वो भी पावरफुल होगी, तभी आप कल्टीवेशन के हायर लेवल को अचीव कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग इन दोनों चीजों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। हमारा लिन जुई ये सब कुछ जानने के बाद वहीं पर सर झुकाकर लेट जाता और कहता है इसका मतलब यह है कि मेरे पास ब्रिलियंट की पावर नहीं है तो मैं कभी भी दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी कल्टीवेशन इसी वजह से नहीं बढ़ रही, मैं एक मोर्टल राम का एक्सपर्ट ही रह गया हूँ। हर बार रीइंकार्नेट होने की वजह से मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है अगले दिन वो सारी खत्म हो जाती है। लेकिन साथ ही वो बताता है एक और चीज का मुझे फायदा हुआ कि जितनी बार मैं जहाँ पर रीइंकार्नेट होता हूँ मुझे मेरी सारी की सारी मेमोरीज मेरे पास होती है। मैं अपने डिवाइन माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो डिवाइन माइंड है वो इन्फिनिटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। अगले 50,000 साल तक मेरे पास जो ब्रिलियंट की थी वो सारी वहीं पर स्टक रही, यानी कि मोर्टल राम में स्टक रही, मेरी ब्रिलियंट की जरा भी नहीं बढ़ी। लेकिन मुझे 50,000 साल के बाद इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि यहाँ पर ब्रिलियंट की का इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जितना ज्यादा हम इस डिवाइन माइंड का है। कि अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट की को ही यूज नहीं कर सकते बल्कि डिवाइन माइंड को भी यूज कर सकते हैं। लिन जुई ने डिवाइन माइंड की पावर को हासिल करने के बाद अपनी 2 उंगलियों के साथ ही वो स्लैश लगा सकता है। वो आसमान के ऊपर एक स्लैश लगाता है तो वहाँ पर एक दादा पोता होते हैं, वो आसमान की तरफ देखते हैं। ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आसमान की तरफ देखो वहाँ पर क्या है कि वो माउंटेन पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो लिन जुई सिर्फ अपनी उंगली को घुमाकर पूरी की पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये 50,000 साल पहले की बात थी। लिन जुई कहता है तो जहाँ पर मेरे पास ब्रिलियंट की पावर तो नहीं थी लेकिन ब्रिलियंट की जगह के ऊपर मेरे पास डिवाइन माइंड था जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और डिवाइन माइंड को यूज करते हुए मैं पावर्स को डिस्प्ले कर सकता हूँ। लिन जुई जीजी को बताता है कि 70,000 साल गुजर जाने के बाद मैं कॉन्टिनेंट की जितनी खूबसूरत लड़कियां थी उन सभी की सभी लड़कियों के साथ मैं सो चुका था। हमारा लिन जुई प्रिंसेस जीजी को बता रहा था कि उसने पिछले 100,000 ईयर्स में क्या कुछ किया है, वो अपने कारनामे से बताता है। फाइनली यहाँ से हमारी सीरीज की शुरुआत होने वाली है तो हमें जीजी दिखाई जाती है। जीजी से कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने ग्रेट मास्टर सुमेर को डीमन सील के अंदर से जाकर आजाद करवाया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले 1 लाख साल से तुम दोबारा से एक ही दिन में दोबारा से रीइंकार्नेट होते आ रहे हो। तो हमारा लिन जुई से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, यही वो एक ग्लोरियस थिंग है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में की है। तो जीजी उसकी बात सुनने के बाद से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बकवास बातों के ऊपर भरोसा कर लूंगी? मुझे तो लगता है कि तुम्ही ने मुझे पॉइजन दिया है। हमारा लिन जुई से कहता है तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भरोसा करो, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया है, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सामने की तरफ चल पड़ती है और कहती है मुझसे दूर रहो, मुझे लगता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगी। वो चलती हुई आगे की तरफ बढ़ी होती है। हमारा लिन जुई से कहता है तुम बस थोड़ा सा आगे बढ़ो, जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे कुछ ही सेकंड में तुम्हारे सामने कुछ लोग अपने हाथ में मिसालें लेकर खड़े होंगे, लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं, तुम आगे बढ़ोगे वो तुम्हें पकड़ लेंगे। जीजी उसे कहती है बस भी करो, मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि अचानक से यहाँ पर आगे से कोई निकल आएगा? अगर कोई निकल भी आया तो मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आने वाली। जैसे वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसके सामने 2 लोग होते हैं, उनके हाथ में मिसालें होती हैं और वो कहते हैं हमें प्रिंसेस मिल गई है, चलो जल्दी से उसके पीछे चलो, उसे पकड़ लो। वो दोनों बड़ी स्पीड से भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रिंसेस भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कोई मुझे बचाओ। तो वो दोनों गुंडे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते
चलो जल्दी से पकड़ लो वरना यंग मास्टर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रिंसेस जीजी भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट आती है और हमारे लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, इन लोगों को रोको, मुझे बचा लो। वो जल्दी से भागती हुई हमारे लिंजुई के पीछे आकर छुप जाती है। लिंजुई कहता है मुझे बताओ क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा हो रहा है? वो उसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है। तो लिंजुई से कहता है तो फिर ठीक है, फिर मुझसे एक बात का वादा करो, एक बार मैं जहाँ पर इन लोगों से निपट लूं उसके बाद तुम्हें मेरे साथ आना होगा। प्रिंसेस कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो लिंजुई उन दोनों गुंडों को वहीं पर मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो प्रिंसेस जीजी को अपने साथ लेता है और कहता है मेरे साथ आओ। उसे अपने साथ लेते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो पेड़ अंदर से खोखला होता है। वो उसे कहता है चलो ठीक है अब जल्दी से इस पेड़ के अंदर चले जाओ, इसके अंदर एक सीक्रेट पैसेज है, तुम्हें जहाँ पर इसके अंदर पहले जाना होगा। वो उसे कहती है लेकिन तुम मुझे अंदर क्यों लेकर जाना चाहते हो, इसके अंदर क्या है और मुझे ये बताओ कि ये सीक्रेट पैसेज कहाँ पर खुलता है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं तो इस सीक्रेट पैसेज को बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं अंदर जाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार तुम इसके अंदर जाओगी तो दूसरी तरफ जब तुम निकलोगी तो वहाँ पर वो लोग खड़े होंगे जो लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, जिसने तुम्हें पॉइजन दिया और जिसने तुम्हारे पीछे लोगों को भेजा था वो तुम्हें वहाँ पर दिखाई देगा। तुम उन लोगों को चेक नहीं करना चाहती, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया है? तो प्रिंसेस उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार वो मिल जाए उसके बाद देखना मैं उसका क्या करती हूँ, वो बंदा जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तो फिर चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वो दोनों सीक्रेट पैसेज के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर उसके अंदर चलने के बाद जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं जीजी हमारे लिंजुई से कहती है जहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ बनाया है? तो लिंजुई से कहता है जरा सब्र करो, वहाँ पर सामने देखो वो लोग पहुंच जाए हैं। तो जैसे वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक यंग मास्टर होता है और उसके साथ दो गार्ड्स होते हैं। लिंजुई कहता है लो यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया था। तो यंग मास्टर वही है जिसने पहले दिन हमारे जुंजी की जान ली थी। यंग मास्टर जिसका नाम सीटू जोई है, तो वेंगजियान पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम जान है, वो एक सुप्रीम एल्डर है, उसका बेटा है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो हमारी प्रिंसेस जीजी को देखते ही कहता है ये कभी नहीं अभी तक होश में कैसे है, मैंने उन बेवकूफों को कहा था कि बेहोश होने के बाद इसे उठाकर ले आना। प्रिंसेस भी चिल्लाकर उसे कहती है सीटू जोई तुमने क्या किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कौन सा पॉइजन दिया है, ये किस किस्म का पॉइजन है? सीटू जोई उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन दिया है जिसको चार्म पॉइजन कहते हैं। एक ऐसा पॉइजन है जिसका असर होने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन है। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है, अगर तुम्हारे साथ मैंने डुअल कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर है वो सारी की सारी मुझे मिल जाएगी और मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और मैं बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच सकता हूँ। साथ ही उसकी नजर जब लिंजुई के ऊपर पड़ती है वो उसकी कल्टीवेशन देखने के बाद कहता है प्रिंसेस जिंजी ये क्या तुम एक मॉर्टल राम के कल्टीवेटर के साथ क्यों घूम रही हो, ये तो एक कचरा है, तुम्हें कचरे के जैसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर हमारा लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और हमें यहाँ की इनकी बेस के बारे में बताता है। वो कहता है इस दुनिया में कल्टीवेशन ही सब कुछ है, इन सभी लोगों को लगता है कि हमारा कल्टीवेशन लेवल ही डिफाइन करता है कि हम कितने पावरफुल हैं और हमारा लेवल क्या है। कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर ह्यूमनली एम्परर राम आती है, उसके नीचे ट्रांसेंडेंट राम आती है, फिर रिइनकार्नेशन राम आती है, उसके पास यूनिवर्सल डिग्री राम आती है, फिर स्पिरिट राम आती है और उसके बाद लास्ट के ऊपर मॉर्टल राम आती है। मॉर्टल राम जो कि इस वक्त मेरे पास है और मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। मॉर्टल राम के लोगों के पास क्योंकि ब्रिलियंट की पावर नहीं होती, इसी वजह से इन लोगों को लगता है कि मॉर्टल राम के लोग कचरा हैं। तो लिंजुई कहता है ये बेवकूफ लोग अभी तक इसी बारे में सोच रहे हैं, इन्हें लगता है कि ब्रिलियंट की पावर ना होने की वजह से हम लोग मॉर्टल राम में फंसे हुए हैं और कभी भी लेवल अप नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस कि इन लोगों को ये नहीं पता कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इनके ह्यूमनली एम्परर से भी ज्यादा है। मास्टर सीटू जोई अपने साथ जो दोनों गार्ड्स होते हैं उनको अटैक करने के लिए आगे भेजता है और कहता है इस लड़के को मार डालो और प्रिंसेस को पकड़ा मेरे पास लेकर आओ। तो वो दोनों बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के पास उनकी तलवारें होती हैं, दोनों एक साथ जंप करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने लगे हैं। जैसे वो लिंजुई के करीब पहुंचते हैं हमारा लिंजुई अपने पास एक छोटा सा नाइफ निकालता है। छोटा सा नाइफ निकालने के बाद सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दोनों के दोनों गार्ड उसके साथ हिट होते हैं और वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। इसके साथ साथ यंग मास्टर सीटू भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा लिंजुई उन दोनों को मारने के बाद यंग मास्टर सीटू से कहता है अगर मैं यहाँ पर एक मॉर्टल राम का एक्सपर्ट भी हूँ फिर भी तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को मारना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं कमजोर चिकन्स को मार रहा हूँ। यंग मास्टर सीटू जोई भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे पावरफुल कल्टीवेटर्स गुलामों को कैसे मार दिया, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, तुम तो सिर्फ एक मॉर्टल राम के एक्सपर्ट हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। देखा था कि हमारा लिंजुई अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने वाले दोनों गार्ड्स को मार देता है सिर्फ एक ही अटैक में। इस सामने जो यंग मास्टर सीटू होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हैरान भी होता है और हमारे लिंजुई से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल तो इतना नहीं है फिर भी तुमने मेरे दोनों गार्ड को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तो लिंजुई अपने नाइफ को साफ करते हुए से कहता है बेवकूफ कहेंगे, अभी तो रात के वक्त ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है और तुम्हें क्या लगता है कि यूनिवर्सल डिग्री राम कोई बहुत ही पावरफुल लेवल है, तुम तो यूनिवर्सल डिग्री राम में हो जो कि इतना पावरफुल लेवल भी नहीं है। ये बात सुनते ही वो और भी ज्यादा हैरान होता है। यंग मास्टर सीटू से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रात को ब्रेक थ्रू किया और मैं यूनिवर्सल डिग्री राम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। लिंजुई यहाँ पर गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही उसे कहता है जाकर अपने बाप जान से पूछना क्योंकि तुम्हारे बाप जान ने मुझे ये सब कुछ बताया था। तुम्हें पता है कि आज तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ करने की वजह से सी लैंड के साथ तुम्हारे बाप का जो समझौता हुआ था वो सारा खत्म हो सकता है, इसी वजह से तुम्हारा बाप मेरे हाथों से मारा भी जा सकता है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डीमन सी लैंड से आए हुए मैसेंजर हो जो कि यहाँ पर आने वाला था मेरे डैड से मिलने के लिए। लिंजुई से कहता है तुम्हें और क्या लगता है। इसी के साथ ही उसके सामने से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके सामने पहुंचता है, उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। थप्पड़ खाने के बाद बेचारा सीटू पीछे की तरफ गिर जाता है। लिंजुई से थप्पड़ मारने के बाद से कहता है बेवकूफ कहेंगे, यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी आइडेंटिटी को इतनी कैजुअली कैसे बता सकते हो कि मैं डीमन सी लैंड से आया हुआ एक एनवॉय हूँ यानी कि एक मैसेंजर हूँ। तो आप जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक और माफी की भीख मांगो। हमारा लिंजुई यहाँ पर हमें ये बात बताता है कि इस यंग मास्टर सीटू का उस डैड है जान सीटू ने डीमन सी लैंड के साथ एक समझौता किया हुआ है। उस समझौते के मुताबिक उसे यहाँ पर से कुछ सीक्रेट्स निकाल कर उन लोगों को देने हैं
हैं डीमन सी लैंड वालों को और उसके बदले में डीमन सी लैंड वाले उसकी मदद करेंगे पूरे के पूरे वैंगजियान सेक्टर को कंट्रोल करने में। वो उसे वैंगजियान सेक्टर का मास्टर बना देंगे। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि सुप्रीम मास्टर सीटू जान ने बहुत ही नालायक बेटे को जन्म दिया है जिसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर उस मैसेंजर की आइडेंटिटी लेकर इस लड़के को यहाँ पर बेवकूफ बनाने वाला हूँ। सीटू जू जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उसे कहता है प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दे। सीटू जू यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, प्लीज मुझे माफ करें, इस बार मुझे माफ कर दे। साथ ही अंदर से सोच रहा होता है इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं है कि ये डीमन सी लैंड से आया हुआ कोई मैसेंजर है, क्योंकि ये तो मोटर राम का एक्सपर्ट है। इसकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, मोटर राम का एक्सपर्ट है। लेकिन अभी इसने यहाँ पर जितनी स्पीड को शो करवाया है मैं अपनी यूनिवर्सल डिग्री नाम में रहते हुए भी इतनी ज्यादा स्पीड को शो नहीं करवा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में वही डीमन सी लैंड से आया हुआ मैसेंजर है जो मेरे डैड से मिलने के लिए आया है। तो हमारा लिन जो अब यहाँ पर उसे सजा देने वाला है। लिन जो से कहता है अपना एक बाजू काटो और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही उसके सामने अपना नाइफ भी फेंक देता है। तो लिन जो सामने जब नाइफ फेंकता है तो वो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है, रोते हुए कहता है प्लीज लॉर्ड एनवाई मेरे साथ ऐसा मत करें, मेरी जान बख्श दे, मैं दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करूंगा। लिन जो से कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि अपना एक बाजू काटो और यहाँ से चले जाओ। शुक्र करो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा, वरना मैं इस तरह कहने पर तुम्हारी जान भी ले सकता था। अपने हाथों से करो वरना मैं अगर करूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो जल्दी से उस नाइफ को उठा लेता है, अपने हाथ की तरफ उस नाइफ को करता है और इसी के साथ इस नाइफ को चला देता है। वहाँ पर उसके जोरदार चीखने की आवाज आती है। तो जंग मास्टर सीटू ने अपना एक बाजू काट दिया और तो अपना एक हाथ काटने के बाद वो हमारे लिन जो से कहता है जंग मास्टर अब मुझे बताएं क्या इतना काफी है। लिन जो से कहता है अच्छा ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से चले जाने के बाद प्रिंसेस आगे बढ़ती है और हमारे लिन जो से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। फिर साथ ही वो से कहती है क्या तुम मुझे मेरे क्लैन में वापस छोड़ने जा सकते हो, मुझे अकेले में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लिन जो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद कर दी है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बॉडी के अंदर चार्म पॉइजन है, क्या तुम उस चार्म पॉइजन को निकलवाना नहीं चाहती? तो तुम चाहो तो इस पॉइजन के साथ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी बॉडी से इस पॉइजन को निकालने में मेरी मदद करो। उसके बाद हमारा लिन जो वहाँ से एक बड़े से फीनिक्स पंछी को पकड़ता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। तो प्रिंसेस भी उसके साथ ही होती है। तो जीजी और ये दोनों वहाँ से वापस की तरफ वैंगजियान सेक्टर की तरफ जा रही होती है। प्रिंसेस कहती है ये तो एक नैनमिंग फीनिक्स बर्ड है। अरे वैंगजियान सेक्टर में जो पावरफुल एल्डर्स होते हैं वही इस तरह के एक फीनिक्स बर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और सिर्फ यूनिवर्सल डिग्री राम के एक्सपर्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये लड़का मोटर राम में रहते हुए एक बड़े से फीनिक्स पंछी को भी कंट्रोल कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन है। लिन जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को फांकने के बाद उसे कहता है लड़की मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पिछले 1 लाख साल से यहाँ पर इसी एक ही दिन में फंसा हुआ हूँ और मुझे यहाँ के सभी सीक्रेट्स के बारे में पता है, जहाँ तक कि मुझे वैंगजियान क्लैन के सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता है। मास्टर सीटू जैसे एक प्ले बॉय को डराकर किस तरह भगाना है जो मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह के एक फीनिक्स पंछी को कंट्रोल नहीं कर सकता? मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस की बात सुनने की बात सोच रही होती है ये तो बहुत ही अमेजिंग है। इस लड़के ने यहाँ पर ये भी जान लिया जो मैं अपने दिल में सोच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में ये लड़का कब से जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच कह रहा है। तो प्रिंसेस लिन जो से कहती है मुझे बताओ क्या तुम वाकई में मेरी बॉडी के अंदर जो चार्म पॉइजन है क्या उसको ठीक कर सकते हो? कि मेरी एंगेजमेंट तो पहले से तय हो चुकी है, 2 साल के बाद मेरी 7 डीमन एम्परर के साथ शादी होने वाली है। तो प्रिंसेस से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि 7 डीमन एम्परर कौन है? मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें काफी कुछ पता है। तो लिन जो कहता हाँ मुझे पता है, मैं 7 डीमन एम्परर का सभी के सभी डीमन किंग्स को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा लिन उसे बताता है कि 7 डीमन एम्परर जो है हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के 3 पावरफुल एम्परर्स में से एक एम्परर है। तुरंत स्टार टेरिटरी में उससे ज्यादा पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है। तुम ये जानना चाहती हो कि कितना पावरफुल है, तो इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके हाथों से मरने वालों की तादाद कोई 2-4-50,000 नहीं है बल्कि कई मिलियंस में है। तो प्रिंसेस उसे कहती है तो तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम मुझे यहाँ पर अपने साथ बिठाकर लेकर जा रही हो और ऊपर से मेरे पर चार्म पॉइजन का इफेक्ट भी है। अगर मेरे फियांसे डीमन किंग को इस बारे में पता चल गया कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत किया है तो फिर क्या वो तुम्हें छोड़ेगा? मैं लिन जो से कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो मुझे टच भी नहीं कर सकता क्योंकि रात 12 बजे मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊंगा और मेरे बारे में तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। लिन जो उसके पास ही बैठ जाता है और उसे कहता है फिलहाल के लिए हम इस बारे में बात नहीं करते, मेरी रीइंकार्नेशन को दोबारा रिसाइकल होने में पूरे 3 घंटे हैं और मुझे लगता है कि 3 घंटे में हम लोग 5 बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या करने की बात हो रही है। उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या क्या हम लोग 5 बार करने वाले हैं? इसके साथ ही हमारा लिन जो कहता है मुझे अचानक से अपनी बॉडी काफी अजीब सी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, उसका कर्स टूटने वाला है। इसके ऊपर जो चार्म पॉइजन है वो इफेक्ट कर रहा होता है और उस चार्म पॉइजन की वजह से क्योंकि उसके सामने लिन जो होता है, लिन जो से उसे प्यार हो जाता है। लिन जो कहता है ये क्या बकवास है, इसका जो चार्म पॉइजन है वो तो इफेक्ट ले रहा है, मैंने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं है और रीइंकार्नेशन होने में भी 3 घंटे बाकी है। लिन जो अब यहाँ पर घबरा जाता है और उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हो। प्रिंसेस उसे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बॉडी के अंदर से इस पॉइजन को निकाल दो और साथ ही उसके सामने कुछ ऐसे पोजेस बना रही होती है जिसको हमारा लिन जो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता। जल्दी से उसे वहीं पर गिरा लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है हम लोग अभी तक लैंड नहीं हुए, चलो जल्दी से किसी जगह के ऊपर लैंडिंग करो। और उसके बाद हमारा लिन जो वहीं पर किसी जगह के ऊपर लैंडिंग करता है और उसके बाद रात को 12 बजने से पहले हमारा लिन जो उसके साथ कुछ कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि 12 बजे के बाद उसका रीइंकार्नेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और वो दोबारा से अपने उसी घर में उसी बिस्तर में अपीयर होगा। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। इस बार सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है हमारा लिन जो उठता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है दोबारा से वही बोरिंग दिन शुरू होने वाला है। ऐसे वो उठकर साइड के ऊपर देखता है कि साइड के ऊपर प्रिंसेस जीजी लेटी होती है। प्रिंसेस जीजी को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो प्रिंसेस भी उठकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। प्रिंसेस से कहती है तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने कहा था कि रात 12 बजे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दिया। लेकिन रात के 12 गुजर गए और आज सुबह भी हो चुकी है और तुमने मेरे साथ वो सब कुछ भी कर लिया और तुम दोबारा से रीइंकार्नेट भी नहीं हुए। हमारा लिन जो से कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि आज कौन सा दिन है, महीने का कौन सा दिन है? वो से कहती है आज जुलाई 27 है। लिन जी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं पिछले 1 लाख साल से जुलाई 26 में फंसा
हुआ था और आज जुलाई 27 है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि पिछले 1 लाख साल का जो कर्ज था वो खत्म हो चुका है। मैं दोबारा से उस रीइंकार्नेट नहीं होने वाला। जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो फाइनली मैं उस कर्ज से बाहर निकल चुका हूँ। इसी के साथ ही हमारा जुंजी जहाँ पर इस हॉन्गमैन कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे पावरफुल लोग, जिनमें 8 डिवाइन क्रीचर्स हैं, 4 हिमली स्टार राम मास्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे सेक्टर्स के कुछ एल्डर्स और मास्टर्स हैं जिनसे उसने बदला लेना है। वो कहता है इन सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा काम मांगा था और हर बार ये लोग मुझे मार देते थे। लेकिन अब जबकि मेरा रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, यानी कि मेरे पास अब बहुत सारे दिन है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सभी लोग मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे बदला लेने के लिए आने वाला हूँ। तो प्रिंसेस जीजी तो रोना शुरू कर देती है और चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है तुमने मेरे साथ वो सब कुछ खा लिया और अब यहाँ पर तुम यहाँ से भाग जाओगे, तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करोगे, तुमने मुझसे झूठ बोला और धोखा देकर मेरे साथ वो सब कुछ किया है, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। तो मेरा लिंजी से कहता है प्रिंसेस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है इस बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ अगर कुछ बुरा किया है मैं तुम्हारे साथ इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता हूँ कि पिछले 1 लाख साल से मैं जहाँ पर जिस भी लड़की के साथ कुछ रिलेशनशिप रखता था, अगले दिन वो लड़की मेरे बारे में सब कुछ भूल जाती थी। इस पूरी जिंदगी में तुम वो पहली लड़की हो जिसे मेरे बारे में कुछ याद है, तो मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। हमारा लिंजी कहता है मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जब मैं अपने रीइंकार्नेशन साइकिल को छोड़ूंगा तो सबसे पहला काम ही यही करूंगा कि 3 बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर्स में से एक एम्परर की फियांसी को चोरी कर लूंगा। अगर एम्परर को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाला। लगता है क्या मुझे भी अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ अपनी कल्टीवेशन मेथड्स को भी अप्लाई करना होगा ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। रीइंकार्नेशन साइकिल खत्म हो चुका है, यानी कि मैं ब्रिलियंट की पावर को भी यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत वैंगजियन क्लैन से की जाएगी। प्रिंसेस जीजी हमारे लिंजुई से कहती है तुम्हें अपने वर्ड्स को पूरा करना होगा, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इसी वक्त वहाँ पर इसकी एक एल्डर आ जाती है। वो एल्डर वहाँ पर आती है और कहती है कौन है जहाँ पर हमारी प्रिंसेस जीजी को छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। वैंगजियन क्लैन की एक एल्डर होती है, वो अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आई होती है। लिंजुई से कहती है हमारी प्रिंसेस को छोड़ दो, ये हमारे क्लैन की एक सेंटस है। इस एल्डर का नाम बताया जाता है कि इस एल्डर का नाम जैंग कियान होता है, तो हम लोग इसको एल्डर जैंग भी कह सकते हैं। एल्डर जैंग अपनी प्रिंसेस को लेने के लिए आई है, जबकि लिंजुई को वो एक चोर समझ रही है, जहाँ पर उसको ये समझ रही है कि उसी ने इसको किडनैप किया है। यहाँ पर हम इस एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिंजुई फाइनली वैंगजियन पवेलियन में जाएगा और उनके सेक्टर को ज्वाइन करने की बात करेगा। यहाँ पर जाने के बाद इसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।